हेलो गाइज, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएमओ पाठ्यक्रम के अंतर्गत लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के अंतर्गत दोस्तों जो आपका सिलेबस है उसमें जो भी है प्रशासनिक प्रक्रियाएं, प्रबंधन के कारक, नौकरशाही व्यवस्था, आपका उससे बजट है, प्रबंधन सूचना तंत्र है, जो भी इसके अंतर्गत चैप्टर है, सारे चैप्टर के मिक्स प्रश्न जो है, मिक्स क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में लिए जा रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं दोस्तों, सब के सब काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं, तो इस हिसाब से ये प्रश्न जो है, ये एमसीक्यूज जो है आपके लिए काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन में पोस्ट कोर्ब किसकी देन है। ठीक है, पोस्ट कोर्ब किसकी देन है, तो लूथर गुलिक ने जो है पोस्ट कोर्ब जो है ये दिया था। ठीक है, किस लिए दिया था, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में, मतलब लोक प्रशासन में कौन कौन से कार्य होते हैं इस संबंध में इसने पोस्ट कोर्ब करके एक सिद्धांत दिया था, जिसमें पी से प्लानिंग मतलब नियोजन बनाना होता है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग करना, संगठन करना लोगों को, एस से स्टाफिंग करना, डी से निर्देशन या डायरेक्टिंग करना होता है, को से कोऑर्डिनेटिंग करना होता है मतलब समन्वय करना कर्मचारियों के बीच में, आर से प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग देना होता है, और बी से जो होता है दोस्तों वो बजटिंग करना या बजट बनाना होता है। ठीक है, तो पोस्ट कोर्ब करके ये जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछता ही रहता है प्रश्न में। ठीक, तो लूथर गुलिक का आपको याद रखना है, लूथर गुलिक की देन है पोस्ट कोर्ब विधि। ठीक, अगला आता है दोस्तों आपके सामने में, राज्य की नीतियां क्रियान्वयन कौन करता है, तो कौन करता है, कार्यपालिका जो होती है राज्य की नीतियों का क्रियान्वयन करती है। ठीक है, व्यवस्थापिका क्या करती है, नीतियों को बनाती है, और न्यायपालिका क्या करती है दोस्तों, इस नीतियों की रक्षा करती है। ठीक है, कोई अगर मान लीजिए कोई नीति बनाया जा रहा है तो उसको कार्यपालिका से क्या समझेंगे आप, जो गवर्नमेंट होती है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं, तो वो जो है क्रियान्वयन करती है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रत्यायोजन का क्या अर्थ होता है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है डेलीगेशन का क्या अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है, उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को अधिकार देना। ठीक है, देखिए कोई बड़ा अधिकारी होता है और कोई कार्य कराना है तो कुछ अधिकार जो है वो किसी निम्न अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को देता है कि भाई ये कार्य आप कर देना, मैं एब्सेंट रहूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज दी जाती है किसी कार्य को पूरा करने के लिए उसको प्रत्यायोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक किसकी सेवा हेतु कार्य करते हैं, तो किसकी सेवा हेतु कार्य करते हैं, समाज की सेवा हेतु जो है लोक सेवक कार्य करते हैं। ठीक है, नाम ही लोक सेवक है, सब समझ सकते हैं, लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना। ठीक है, तो लोक सेवक जो होते हैं फाइनली समाज के लिए कार्य करते हैं, ना कि सरकार के लिए कार्य करते हैं, ना ही राजनीतिक दल के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह किसका कथन है, तो किसका कथन है, रैमजे म्योर ने जो है यह कथन दिया है कि नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। ठीक है, मतलब नौकरशाही जो होती है प्रशासनिक व्यवस्था मंत्रियों की आड़ में फलती फूलती है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद सोपान से क्या लाभ होता है, तो क्या लाभ होता है, संगठन में एकरूपता आती है। ठीक है, आदेश की एकरूपता होती है, संगठन में एकरूपता होती है, कार्य की एकरूपता होती है। अब पद सोपान क्या होता है दोस्तों, देखिए लाइन से जो हम अधिकारियों का क्रम देखते हैं, सबसे नीचे अधिकारी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। जैसे मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ मंत्रालय में सबसे नीचे सचिव की बात करते हैं तो अवर सचिव होता है, उसके ऊपर उप सचिव, फिर संयुक्त, फिर सचिव, फिर प्रमुख सचिव, और सबसे ऊपर मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो क्रम बना रहता है तो इससे संगठन में एकरूपता आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदेश की एकता अवधारणा के अनुसार संगठन के सदस्यों को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल पद सोपान में ही प्रश्न है कि आदेश की एकता होती है, ऊपर से नीचे तक लाइन से आता है, तो किस सदस्य जो होता है किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा, तो अपने से ठीक उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे मान लीजिए अवर सचिव सबसे नीचे होते हैं, तो है ना, उनको कुछ कार्य मिला तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, उप सचिव के प्रति। अगला प्रश्न आता है, स्टाफ का मुख्य कार्य क्या होता है, तो क्या कार्य होता है, योजना बनाना या प्लानिंग करना जो होता है ये स्टाफ का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, और इसको क्रियान्वयन कौन करता है, सूत्र। नेक्स्ट आपका, नौकरशाही की आवश्यकता किस व्यवस्था में सर्वाधिक होती है, तो किसमें, तो ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सर्वाधिक होती है। देखिए किस तरह से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अन्य व्यवस्था क्या होती है, राजतंत्र होता है किसी देश में, किसी में कुलीन तंत्र, किसी में जो है तानाशाही होता है, तो इनमें इनके पास ही अधिकार होता है जो सर्वोच्च होता है। लेकिन प्रजातंत्र व्यवस्था में क्या होता है, ये नौकरशाही जो होते हैं ये लोग के पास अधिकार होता है, ये लोग जो है समाज से जुड़े होते हैं, ये लोग कार्य करते हैं, तो इस तरह से सर्वाधिक व्यवस्था जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में होता है। अगला प्रश्न आता है, प्रशासन में लाल फीताशाही से क्या मतलब होता है। देखिए लाल फीताशाही का मतलब क्या है, विलंब। ठीक है, लाल फीताशाही से ये कहां से निकला है, फाइलों में एक लाल रंग की पहले ना टैग लगी रहती थी। ठीक है, तो उससे ये शब्द जन्मा है। ठीक है, और हम बोलते ना अरे यार लाल फीताशाही चल रही है, ऑफिस में लेट हो रहा है हमारे फाइल में, तो प्रशासन में लाल फीताशाही का अर्थ होता है दोस्तों विलंब होना, लेट होना।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नौकरशाही में प्रत्यक्ष रूप से कौन नियंत्रण करने में अधिक सक्षम है? तो कौन होता है? कुशल मंत्री होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, तो भाई वो किसके अधीन कार्य करता है? किसी मंत्री के अधीन कार्य करता है। तो डायरेक्ट किससे निर्देश लेता है? किसी मंत्री से लेता है, ठीक है। तो जब मंत्री से लेता है तो डायरेक्ट जो पर्सन जुड़ा हुआ है वो ज्यादा अच्छे से नियंत्रण करेगा, ठीक है। यदि कोई कुशल मंत्री है तो अच्छे से उस पर नियंत्रण कर सकता है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने में अधिक सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, समन्वय का उद्देश्य होता है। तो समन्वय का मेन उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कार्य में तालमेल करना, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ में हम कार्य करेंगे, है ना, तो बिल्कुल तालमेल करना है जो उसका मीनिंग होता है। अगला प्रश्न आता है, किस विद्वान ने संचार को प्रशासनिक रक्त धारा कहा है? तो किस विद्वान ने कहा है? मिलेट जी ने जो है इसे संचार को प्रशासनिक रक्त धारा कहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी संचार सूचना जो है प्रशासन में चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो ये आपका रक्त धारा कहा है। कर्मचारियों पर नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? अगला प्रश्न है, तो क्या उद्देश्य होता है? किस लिए हम किसी कर्मचारी के ऊपर में कंट्रोल करते हैं? नियमानुसार वो कार्य करे, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी भी विभाग में क्यों कंट्रोल करते हैं? ताकि वो नियम के अनुसार कार्य करे। अगला प्रश्न आता है, भारत में कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होता है? तो किसका होता है? व्यवस्थापिका का नियंत्रण जो होता है वो कार्यपालिका पे होता है, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, देखिए कार्यपालिका से मतलब समझिए वर्तमान सरकार, और व्यवस्थापिका से मीनिंग समझिए संसद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले क्या था? योजना आयोग था, जिसके बदले जो है अब नीति आयोग आ गया है। और योजना आयोग में भी जो थे सर्वा कौन थे? आपके प्रधानमंत्री थे। अब आता है, भारत में वित्तीय वर्ष किस तारीख से प्रारंभ होता है? तो किस तारीख से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है दोस्तों, वो वित्तीय वर्ष कहलाता है भारत में, ठीक है। प्रारंभ होता है 1 अप्रैल, ये तिथि खत्म होती है वित्तीय वर्ष की। अगला प्रश्न आता है, भारत में बजट पे अंतिम स्वीकृति किसकी होती है? तो किसकी होती है? संसद में होती है। बजट बनता कहाँ है? संसद में बनता है। तो कहां से पास होगा? संसद से ही पास होगा ना। तो अंतिम स्वीकृति जो होती है संसद की होती है, ठीक है। और कौन रखवाता है? भारत के राष्ट्रपति जो है बजट को रखवाते हैं। अगला प्रश्न आता है, बजट का क्या उद्देश्य होता है? किस लिए बनाया जाता है बजट, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? आय एवं व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना। कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च किया जाएगा, ये सबका ब्यौरा जो है प्रस्तुत करना, ये बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संसद के बजट सत्र का उद्घाटन कौन करता है? ठीक है, तो कौन करते हैं? देश के राष्ट्रपति करते हैं। मैंने अभी बताया कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाते हैं। तो कौन करेगा इस सत्र का उद्घाटन? राष्ट्रपति जो हैं बजट सत्र का उद्घाटन करते हैं, ठीक है। और जो सरकार रहती है ना, उसकी नीतियों के, उनके कार्यों के बारे में बतलाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपके सामने, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी जानते हैं वित्त मंत्री जो होता है वो संसद में बजट को प्रस्तुत करता है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है कि संसद में हमेशा बजट कौन प्रस्तुत करेगा? जो वित्त मंत्री होता है वो प्रस्तुत करेंगे। और कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय बनाता है। अगला प्रश्न आता है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कह लीजिए, ये जो होते हैं धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं, ठीक है। ये धन विधेयक है कि नहीं है, धारा 110 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आता है, बजट के समय कटौती प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है? विपक्षी दल के सदस्य जो या नेता कह सकते हैं, ये जो होते हैं ये लोग जो है कटौती प्रस्ताव लाते हैं। उनको लगता है कि भाई ये इसमें ज्यादा बजट ला दिया गया, इसको कटौती करना चाहिए, टांग खिंचाई करना चाहिए, तब ये कटौती प्रस्ताव लाते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, लोक लेखा समिति का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो लोक लेखा समिति का गठन करते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति पैक भी बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आता है, अनुमान समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य जो होते हैं दोस्तों, एस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं। शुरुआत में 25 सदस्य थे, लेकिन बाद में जो इसमें 30 कर दिए गए। और सबके सब लोकसभा से संबंधित सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। संसद में कुछ समितियां होती हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मिला के भी समितियां होती हैं, हाँ समिति होती है सदस्य मिला के। लेकिन अनुमान समिति या एस्टीमेट कमेटी में जो होते हैं 30 सदस्य होते हैं, और ये पूरे के पूरे लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत सरकार का बजट कौन तैयार करता है? मैंने अभी बात की, तो कौन करता है? वित्त मंत्रालय जो है भारत सरकार का बजट तैयार करता है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझ जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझ जाते हैं, ठीक है, भारत सरकार समझ जाते हैं, कभी कभी से बोल दोगे तो ये सब नहीं, वित्त मंत्रालय करता है ना, प्रशासनिक मंत्रालय भी नहीं करता।
अगला आता है प्रशासनिक मंत्रालय का रोल रहता है, लेकिन है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैग का वर्णन किया गया है? ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, कैग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला था भारत में मुद्रा पे नियंत्रण कौन करता है? इस पे भी लोग कंफ्यूज होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है क्या भाई, कि एसबीआई करता है क्या भाई, ऐसे करके है ना, कि प्रधानमंत्री करते हैं कि वित्त मंत्री करते हैं, बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि भारत में मुद्रा पे नियंत्रण आखिर करता कौन है? तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो है वो मुद्रा पे नियंत्रण करता है, कितना पैसा जारी करना है, कितना सीआरआर बढ़ाना है, एसआरआर बढ़ाना है, कितना कम करना है। ठीक है, रेपो रेट, रिजर्व रेट सब देखता है। इसके बाद आता है नियंत्रण लेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं नियंत्रण महालेखा परीक्षक। और ये अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करते हैं? संसद में ही अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कैग बोलते हैं, अभी मैंने बताया धारा 148 के अंतर्गत इनका पद है। अगला आता है भारत में सर्वप्रथम अनुमान समिति कब गठित हुई थी? प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट कमेटी कब गठित हुई थी? 1950 में जो है इसका गठन सबसे पहले देश में किया गया था। ठीक है, कब करते हैं? संसद में लोकसभा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? एल उर्वरिक का जो है ये पुस्तक है, एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला था संस्थागत रूप से लोक प्रशासन का सर्वप्रथम अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो निश्चित रूप से कहाँ हुआ होगा? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, संस्थागत रूप से लोक प्रशासन का पहला अध्ययन। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किन्हें कहा जाता है? लोक प्रशासन का पिता कह लीजिए, लोक प्रशासन के जनक कह लीजिए, तो किन्हें कहते हैं? वुड्रो विल्सन जी को जो है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता ही रहता है। अगला प्रश्न है नेतृत्व का ग्रेट मैन सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, नेतृत्व मतलब लीडरशिप का ग्रेट मैन सिद्धांत किसने दिया? तो ट्रेड अप्रोच के द्वारा जो है ग्रेट मैन सिद्धांत दिया गया। कैसे याद करोगे? ट्रेड अप्रोच को ग्रेट मैन मान लीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, एक्स थ्योरी किससे संबंधित है? तो नियंत्रण की वकालत करता है दोस्तों एक्स थ्योरी। देखिए डगलस मैकग्रेगर ने जो है एक्स और वाई थ्योरी दी थी। ठीक है, तो एक्स थ्योरी जो है नियंत्रण संबंधी दी थी और कहा था कि जैसे मान लो किसी से काम कराना है तो हम उसको भय दिखा सकते हैं, दबाव दे सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, इस तरह से उसमें नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा वाई थ्योरी सकारात्मक की थी। ठीक है, देखिए दोबारा आ गया, थ्योरी एक्स तथा थ्योरी वाई किसकी संबंधित है? तो किसने दी थी? मैकग्रेगर ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, नियंत्रण से संबंधित है। ठीक, तो ये था दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट्स कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।